अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि दिसंबर 2011 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि कंसिडर मैट्रिक्स ए जो कि n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और जो उसके इंट्रीज हैं ए आई जे वो क्या है विथ इंटीजर इंट्रीज जो कि सारे जेड से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे जो उस मैट्रिक्स के इंट्रीज हैं वो जेड से बिलोंग कर रहे हैं। सच दैट ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे एंड ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर आई इक्वल टू 1 to n। अब इसको समझते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो दिख कैसा रहा है। ठीक है, सोल्यूशन। तो हमारा जो एक जनरल मैट्रिक्स होता है ए, वो कुछ ऐसा होता है A11, A12, A13, A14 डॉट 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 A1n, A21, A22, A23, A24 डॉट 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 A2n डॉट 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 AN1, AN2, AN3, AN4, ANn। ठीक है, ये होता है हमारा n क्रॉस n का एक जनरल मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा ए आई जे जो है वो 0 होना चाहिए जब आई जे से बड़ा हो। तो आई जे से बड़ा कब होगा? यहाँ इसके नीचे ये A11 है तो आई इक्वल टू 0 है। ये ए आई जी में 2 बड़ा है 1 से, मतलब आई ग्रेटर देन जे है, यहाँ इक्वल टू जे है। सिमिलरली यहाँ A33 होगा इक्वल टू जे होगा। अब अगर यहाँ देखिए हम तो A31 है ये भी होगा, A32 है ये भी होगा। मतलब अगर हम लोग ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इस प्रिंसिपल डायगोनल को हम छोड़ दें तो उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। और बाकी ए आई जो है वो क्या है हमारे? वो 1 है। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे एलिमेंट बचेंगे उधर वो सारे 1 बचेंगे। तो अगर हम एक 3x3 या 2x2 का मैट्रिक्स बनाएं तो ये हम कैसा दिखेगा? A इक्वल्स टू 1 1 1 0, कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर एक 3x3 का बनाएं ये बनेगा 1 1 1 0 0 1 0 1 1, कुछ इस तरह दिखेगा। अब ये हमारा मैट्रिक्स क्या है ये? ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स निकालने जाएं तो इन्वर्स क्या होता है हमारा? ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये जो जितने भी मैट्रिसेस बनेंगे हमारे ए 2x2 3x3 या n क्रॉस n, उनका अगर हम डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करें तो जो उनका डिटर्मिनेंट आएगा ना वो 1 आएगा। क्यों डिटर्मिनेंट 1 क्यों आएगा? क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, है ना। और हमारा जो ये मैट्रिक्स है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वही तो हमारा आइगन वैल्यू होता है। तो ये हमारा आइगन वैल्यू होगा, ये हमारा आइगन वैल्यू होगा, ये आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू होगा। तो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट होता है तो 1 × 1 = 1, दैट इज हमारा डिटर्मिनेंट कितना होगा इस मैट्रिक्स का? 1 होगा। इसका मतलब हमारा जो ए इन्वर्स बनेगा वो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल ही आएगा, है ना। और एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर का ट्रांसपोज मतलब वो हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट से तो हम निकालते हैं और मैट्रिक्स के एलिमेंट तो हमारे सारे इंटीजर इंट्रीज है। इसका मतलब ए इन्वर्स जो निकलेगा उसमें सारे के सारे एलिमेंट इंटीजर इंट्रीज ही होंगे। इसका मतलब ये ट्रू है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि सम इंटीजर जो होगा वो इंटीजर नहीं होंगे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि जो मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उस मैट्रिक्स का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स है ए जो कि n क्रॉस n का है तो उस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए, वो कितने डिग्री का होगा? डिग्री ऑफ ए जो होगा, मतलब डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल जो होगा डिग्री, वो कितना हो जाएगा? n डिग्री का होगा।
मतलब n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री कितना होता है, n होता है। अब हम एक काम करते हैं, एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेते हैं और उस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो इस 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हमें क्या बताता है, आइगन वैल्यूज देता है, और आइगन वैल्यूज क्या होता है, हमें फैक्टर में मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ए एक्स माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम स्केल देखें तो एक्स माइनस वन का क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली पावर जैसे बढ़ाते जाएंगे तो पावर एन हो जाएगा। मतलब अगर एन ऑर्डर का कोई हमारा मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा एन ऑर्डर का। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि ए इनवर्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए विथ इंटीजर कोफिशिएंट। अब एक काम करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम अगर इस पॉलिनोमियल को देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है कैली हैमिल्टन थ्योरम से कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ए इनवर्स ऑपरेट कराते हैं हम लोग बोथ साइड, ये बन जाएगा ए माइनस 2i प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, ए इनवर्स इक्वल्स टू 2i माइनस ए, है ना। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि ए इनवर्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए विथ इंटीजर कोफिशिएंट। सारे इंटीजर कोफिशिएंट ही तो हैं ये, है ना। तो अगर हम लोग x माइनस 1 टू दी पावर n भी कर लेंगे और उसको बाइनोमियल में ओपन करेंगे ना हम, फिर हम कैली हैमिल्टन थ्योरम उस पर यूज करें तो हम ये पाएंगे कि ए इनवर्स जो होगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए होगा और इंटीजर कोफिशिएंट का। तो ये भी यहाँ से ट्रू है। अगला बोल रहा है कि ए इनवर्स इज नॉट अ पावर ऑफ ए अनलेस ए इज एंटिटी मैट्रिक्स। तो हम एक काम करते हैं, हम ए को पावर ए इनवर्स लिखते हैं। ठीक है, ए इनवर्स इज नॉट अ पावर ऑफ ए अनलेस ए एंटिटी मैट्रिक्स। तो हम कोई पावर ऑफ ए लिखते हैं इनवर्स को, तो कितना बन जाएगा, ए का पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी, राइट। ए का पावर के प्लस 1 इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये कोई पॉलिनोमियल होगा तो क्या होगा, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स का पावर के प्लस 1 माइनस 1, है ना। अब अगर इस पॉलिनोमियल के हम लोग रूट्स देखें तो क्या हो जाएंगे, सारे nth रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे। तो x माइनस 1 x माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट डॉट ऐसा होगा। लेकिन हमारा जो मैट्रिक्स है उसके सारे रूट्स तो 1 है, सारे आइगन वैल्यूज हमारे क्या है, 1 1 1 है ना। इसका मतलब सिर्फ यही पॉसिबल है, दैट इज x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज ओनली पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू आई। तो यहाँ से पता चल गया कि a जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा हमारा, इसलिए ये हमारा ट्रू है। तो आंसर इज 1 3 एंड 4। अब हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि जून 2012 में पूछा गया है। वो बोल रहा है कि लेट सी बी अ n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स एंड W जो है वो एक वेक्टर स्पेस है जो स्पैन हो रहा है इन सारे वेक्टर से। ठीक है, तो हमें डायमेंशन बताना है उस स्पेस का। तो डायमेंशन बताने के लिए हमें पता चलना पड़ेगा कि बेसिस क्या है। ठीक है, तो हम एक काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए C को हम लोग जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं। C को हम लोग एक काम करते हैं, C इक्वल टू मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 0 0 0, ये ले लेते हैं n इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, तो जो हमारा ये सेट बनेगा वो क्या होगा, I 0 0 0 सेट बनेगा, है ना। दैट इज ये बनेगा I 0 0 ऐसा कुछ। एक काम करते हैं, जीरो मैट्रिक्स के अलावा हम ले लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। C को हम ले लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो C स्क्वायर भी आइडेंटिटी होगा, C क्यूब भी आइडेंटिटी होगा, सब कुछ आइडेंटिटी हो जाएगा। और हम लोग मान लेते हैं n जो है वो 2 है। ठीक है, तो जो हमारा स्पैन ऑफ आई सी स्क्वायर डॉट डॉट सी 2n होगा, वो इक्वल में क्या होगा, स्पैन ऑफ आई सी स्क्वायर सी क्यू सी 4 तक जाएगा क्योंकि 2n तक जा रहा है और n2 है हमारा। ठीक है, और ये क्या होगा, w के इक्वल होगा, है ना। अब हमें w का क्या बताना है,
डायमेंशन बताना है, डायमेंशन के लिए बेसिस एलिमेंट देखना पड़ेगा। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सी भी आइडेंटिटी है, सी स्क्वायर भी आइडेंटिटी है, मतलब ये सारे के सारे आइडेंटिटी एलिमेंट ही है। तो इसका मतलब स्पैन ऑफ आई हो रहा है, और आई क्या है मेरा, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेक्टर है ना, एक ही वेक्टर काम करेगा ना। जैसे हमने ऊपर में देखा था पी बी वाला, कुछ यहाँ पर ये वाला पी बी, तो यहाँ पे देख रहे थे ए नॉट आई प्लस ए वन बी प्लस ए टू बी स्क्वायर। तो आई बी और बी स्क्वायर से जो हमारा स्पेस बन रहा था वो था डब्ल्यू, यहाँ पे आई बी बी स्क्वायर से बन रहा था। तो यहाँ पे जो है हमारा वो सिर्फ आई से स्पैन हो रहा है ना। दैट इज ये है क्या मेरा, ये मेरा जो डब्ल्यू स्पेस बन रहा है वो बन रहा है ए नॉट आई, वेयर ए नॉट बिलोंग्स टू फील्ड। तो यहाँ पे एल आई कंडीशन कितने हैं, एक है, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं तो हमारा डायमेंशन कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर n इक्वल 2 डालें तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 डालें तो 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारा डायमेंशन तो 1 आ रहा है। इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है। अब यहाँ पे अगर 2 डालें तो ये बोल रहा है एटमोस्ट 2, यहाँ पे 2 डालें तो एटमोस्ट 4। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकता है। अब हमारा डायमेंशन 1 आया है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1 तो लेस देन इक्वल्स टू 2 है और लेस देन 4 है, मतलब ये तो दोनों ही ऑप्शन सही बता रहा है। इसका मतलब हमें इसके लिए कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हम अपना मैट्रिक्स देखें, सी मैट्रिक्स जो क्या है n क्रॉस n ऑर्डर का है, तो अगर वो मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर का है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल जो बनेगा हम इसका, वो भी पावर n का होगा, n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। दैट इज हम मान लेते हो पॉलिनोमियल कुछ ऐसा है, ए नॉट आई प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू डी पावर n इक्वल टू 0। ये क्या होगा हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा हमारा। और हमें ये पता है कैली हैमिल्टन थ्योरम से कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो सी मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा ए वन प्लस ए वन सी प्लस ए टू सी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन सी टू डी पावर n इक्वल टू 0, है ना। ये हो जाएगा हमारा। अब अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो स्पैन है वो क्या है, स्पैन ऑफ आई सी सी स्क्वायर सी क्यूब डॉट 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 सी टू एन। तो ये एक्चुअली स्पैन करता क्या है, सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बताता है। तो ये होगा क्या हमारा, ए नॉट आई प्लस ए वन सी प्लस ए टू सी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन सी टू डी पावर एन प्लस ए एन प्लस 1 सी टू डी पावर एन प्लस 1 प्लस डॉट 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 ए टू एन सी टू एन। ये होगा हमारा सारे पॉलिनोमियल के लिए जनरल पॉलिनोमियल, है ना। ये तो हमारा बनेगा। अब हम एक काम करते हैं, अगर हम ये सी एन देखें, ए एन सी एन, तो इस ए एन सी एन को हम लोग इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब कि ये जो ए एन सी एन है उसको लिखने के लिए एक नए वेक्टर की ज़रूरत नहीं है हमें, मतलब नए एलाई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। हम जो ए नॉट ए वन ए टू से ए एन माइनस 1 है उन्हीं पे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको फिर से लिखें, ये बनेगा ए नॉट आई प्लस ए वन सी प्लस ए टू सी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस 1 सी एन माइनस 1 सी एन माइनस 1 प्लस ए एन सी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, माइनस ए नॉट आई माइनस ए वन सी डॉट डॉट माइनस ए एन माइनस 1 सी एन माइनस 1, ठीक है। प्लस फिर सी एन प्लस 1 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सी एन प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हर जगह सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एक जगह सी एन बनेगा, जैसे यहाँ पे जो टर्म बनेगा सी एन माइनस 1 वो सी एन बनेगा। और फिर हमें सी एन का भी पता है कि सी एन भी हम ए नॉट से ए एन माइनस 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम यहाँ पे स्पैन ऑफ आई से सी एन टू एन लिख रहे हैं, वो सी एन के बाद जितने भी हैं, सी एन के बाद जितने भी आ रहे हैं सी एन प्लस 1 सी एन टू तक, वो हम पीछे वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा सी एन वेक्टर है, सी एन प्लस 1 वेक्टर है, ये सब जो वेक्टर है वो एक्चुअली लीनियरली डिपेंडेंट है अपने पुराने वाले वेक्टर्स के, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ से ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब ये है कि जो सी एन है वो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो रहा है, दैट इज सी एन हमारा क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है बाकियों के ऊपर।
यहाँ से सारे के सारे लिनियरली डिपेंडेंट बन रहे हैं। तो एलआई वेक्टर्स हैं क्या, ऑलमोस्ट n तक है, n भी नहीं है हमारा, n तक है, मतलब n-1 तक हमारा एलआई वेक्टर है। तो डायमेंशन हमारा कितना हो सकता है, नंबर ऑफ एलआई वेक्टर। तो अगर हम लोग देखें तो i को 1 कंसिडर करेंगे और n-1 तक होगा, तो n-1 + 1 n हो जाएगा हमारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कितना हो सकता है, n ही हो सकता है हमारा डायमेंशन। तो ये हमारा सही है और ये गलत है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि जून 2012 में पूछा गया है। ये बोल रहा है कि V1 और V2 मेरा कोई दो सब स्पेसेस है वेक्टर स्पेस V का। वेक्टर स्पेस V है जिसका V1 और V2 मेरे क्या है, कोई दो सब स्पेस है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली सब स्पेस ऑफ V। हमने पढ़ा हुआ था अपने पिछले क्लासेस में कि इंटरसेक्शन जो होता है वो हमेशा सब स्पेस बनाता है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, हमेशा सब स्पेस बनाएगा। प्लस हमेशा सब स्पेस बनाता है, ठीक है, बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ ये। क्या यूनियन सब स्पेस बनाता है, तो हमने इस पर भी डिस्कस किया हुआ है पहले कि यूनियन सब स्पेस तभी बनाता है जब V1 या तो कंटेंट हो V2 में या V2 कंटेंट हो V1 में, और यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। अब हमें देखना है क्या V1 माइनस V2 जो है इसमें वो सारे वेक्टर है x बिलोंग टू V1 जो कि x बिलोंग नहीं कर रहा है V2 से। तो क्या जीरो वेक्टर यहाँ से बिलोंग करेगा, जीरो वेक्टर क्या बिलोंग करेगा V1 माइनस V2 से, ये सवाल होता है पहला सवाल। तो जीरो वेक्टर V1 माइनस V2 से तब बिलोंग करेगा जब जीरो V1 में हो लेकिन जीरो V2 में नहीं हो, है ना। लेकिन ये तो रॉन्ग है क्योंकि V1 और V2 दोनों ही सब स्पेस है, तो दोनों में ही जीरो वेक्टर्स होंगे, है ना। इसका मतलब कि जीरो वेक्टर जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है V1 माइनस V2 से, तो ये सब स्पेस नहीं बना पाएगा, तो ये गलत हो गया। तो हमारे यहाँ से 1 और 3 आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, जो बोल रहा है कि लेट n बी एन इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। n हमारा 3 से क्या है, बड़ा है। एंड लेट u1 u2 un बी n लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स ऑफ इन अ वेक्टर स्पेस ओवर R। कोई भी वेक्टर स्पेस है जिसके ये लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं। सॉल्यूशन, अब बोल रहा है कि सेट कर रहे हैं कि u0 जो है वो 0 है। u0 हमारा किस तरह बिहेव कर रहा है, जीरो वेक्टर जैसा। एंड un + 1 = u1 डिफाइन vi एंड wi कुछ इस तरह से। तब हमें बताना है कि ये सेट क्या v1 का सेट li होगा जब n 2010 हो, vn का सेट li होगा जब 2011 हो। सिमिलरली फॉर w1। हम क्या करेंगे, इसको 2010 के लिए सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसका छोटा हिस्सा n = 3 के लिए सॉल्व करेंगे। अब सवाल है n = 3 के लिए क्यों, तो n = 3 जो है वो इस चीज़ को डिवाइड करता है 2010 को प्रॉपरली। ठीक है, तो इसलिए हम n = 3 के लिए देखेंगे एंड देन फॉर n = 4। अब अगर हम n = 3 लेते हैं, दैट इज u1 u2 u3, ये हमारा एक li वेक्टर्स का सेट हो जाएगा। li वेक्टर्स का क्या हो जाएगा, हमारा ये एक सेट हो जाएगा, राइट। अब ये जो li वेक्टर्स का सेट है, हम मान लेते हैं R4 से बिलोंग कर रहा है। कोई वेक्टर स्पेस हम ले रहे हैं V, किसका ले रहे हैं, R4 का ले रहे हैं। ठीक है, अब जब हम R4 का वेक्टर स्पेस का कोई 3 li वेक्टर ले रहे हैं, तो मान लेते हैं स्टैंडर्ड li वेक्टर ले रहे हैं हम लोग। तो u1 को हम लोग मान ले रहे हैं 1, 0, 0, 0। u2 को हम लोग मान ले रहे हैं 0, 1, 0, 0, और u3 को मान ले रहे हैं 0, 0, 0। एक मिनट, इसको हम लोग मान ले रहे हैं 1, 0। ये 3 वेक्टर हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 li वेक्टर R4 के हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, u0 हमारा क्या है, फिक्स वेक्टर है, दैट इज 0, 0, 0, 0, R4 से बिलोंग करेगा। और un + 1 जो है वो u1 के इक्वल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, v1 निकालेंगे। तो v1 क्या होगा, u1 + u2। v2 क्या होगा, u2 + u3। v3 क्या होगा, u3 + u4, राइट, है ना।
अब हमने यहाँ पे n जो कंसिडर किया था वो 3 कंसिडर किया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ n जो है un तक li वेक्टर है, हमने li वेक्टर 3 तक ही लिया है, तो n इक्वल टू हमारा 3 का केस है। तो अगर हम लोग u1 प्लस u2 करें तो हमारा एलिमेंट बनेगा 1 1 0 0, u2 u3 करें तो 0 1 1 0, और u3 u4 करें तो हमारे पास यहाँ जो u4 होगा, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें u4 के लिए तो un+1 दैट इज n हमारा 3 है, दैट इज u4, तो u4 हमारा बन जाएगा u1, ठीक है। तो u4 जो है वो u1 है, तो u3 प्लस u1 होगा, u3 u1 क्या होगा 1 0 1 0, ये हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं n इक्वल टू 3 के लिए, तो हमें बताना है कि v1 से vn जो होगा li होगा, तो हमें बताना है क्या ये तीनों li वेक्टर्स हैं या नहीं है। तो ये तीनों li वेक्टर्स होंगे, कब होंगे, जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे और तीनों के पास पिवट्स मिले, तो हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0, ये मैट्रिक्स फॉर्म बन गया। अब हम देख रहे हैं क्या तीन वेक्टर्स के पास पिवट है, तो 1 0 1 1 से 1 गया 0 1 -1 0 1 1 0 0 0, ठीक है, 1 0 1 0 1 -1 0 1 से 1 गया 0 2 0 0 0, तो हमारा 3 पिवट्स हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि तीनों वेक्टर जो है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। इसका मतलब ये n इक्वल टू 3 के लिए तो ये ट्रू है, तो n इक्वल टू 2010 के लिए हम कह सकते हैं ये ट्रू होगा। अब हम देखते हैं एक बढ़ा के, जब भी 2010 से एक बढ़ा रहा था 2011 कर रहा था, तो हम n इक्वल टू 3 लेके n इक्वल टू 4 करते हैं, ठीक है। अब जब हम n इक्वल टू 4 करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 li वेक्टर्स लेंगे हम वेक्टर स्पेस R4 का, राइट। तो हम कोई 4 वेक्टर कंसिडर करते हैं, जैसे यहाँ u3 हम ये लिए थे, तो हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं कि u4 जो है तो u4 हमारा है 1 0 0 0 1। केस क्या है हमारा, ये केस है हमारा केस n इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमें बताना है कि क्या v1 v2 vn तक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे या नहीं होंगे। तो हम एक देखते हैं, काम करते हैं। तो पहला होगा v1, तो v1 हो जाएगा मेरा u1 प्लस u2, v2 हो जाएगा हमारा u2 प्लस u3, v3 हो जाएगा हमारा u3 प्लस u4। वहाँ पे हमारा u4 जो था वो नहीं था, लेकिन हमारा यहाँ पे u4 है। अब v4 हो जाएगा मेरा u4 प्लस u5, यहाँ पे u5 वेक्टर जो है वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन का यूज करेंगे un प्लस 1 इक्वल टू un। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा u4 प्लस u1। तो सारे वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1, और ये हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। अब हमें देखना है इनमें से क्या सारे वेक्टर्स अलाइन हैं या नहीं है। अलाइन होने के लिए हर किसी के पास पिवट्स होना चाहिए, तो हम देखते हैं क्या हर किसी के पास पिवट्स हैं। तो हम एक काम करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं पहले 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इक्लोन फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये इसके साथ इसको ऑपरेट कराते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं R2 - R1, तो ये बन जाएगा हमारा 1 0 0 1 1 से 1 गया 0 1 0 -1 0 1 1 0 0 0 1 1, ठीक है। अब इसके पास पिवट हो गया, इसके पास पिवट हो गया, अब इसके नीचे 0 बनाना है, तो 1 से 1 जाएगा, ये हम R3 - R2 करेंगे, तो 1 से 1 गया 0, ये बन जाएगा +1, है ना, ये 0 की जगह बन जाएगा +1। अब ये रो और ये रो सेम है, तो ऑपरेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 0 0, है ना। इसका मतलब हमारे पास पिवट कितने हैं, 3 है, तो हमारे पास 3 ही li वेक्टर है। इसका मतलब v1 v2 v3 v4 जो है वो li वेक्टर्स नहीं है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हो रहा है कि सारे के सारे li वेक्टर्स हैं। अब सिमिलरली हम w1 के करेंगे, हम इस क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा wi है वो है w1 निकालते हैं, तो w1 पहले कितना हो जाएगा u0, u0 हमारा 0 वेक्टर, तो u0 प्लस u1
W2 हो जाएगा हमारा U1 प्लस U2 एंड W3 हो जाएगा हमारा U2 प्लस U3। हमारे पास तीन ही तक वेक्टर है ना, एन हमने 3, केस हमने लिया n इक्वल टू 3 का। केस हमने क्या किया पहले, केस n इक्वल टू 3 का केस लिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा U0 प्लस 1, U0 क्या है मेरा, जीरो वेक्टर है, दैट इज U1 होगा, दैट इज ये बन जाएगा 1 0 0 0। U1 प्लस U2 ये बन जाएगा 1 1 0 0। U2 प्लस U3 0 1 1 0 बनेगा। अब देखते हैं इनमें से कितने अलाइव वेक्टर हैं। ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0। अब देखें अगर तो ये तीनों के पास ही पिवट्स हैं, है ना, इसका मतलब तीनों के तीनों ही मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब हम n इक्वल टू 4 के केस में देखते हैं, केस n इक्वल टू 4। तो हमारा जो W1 वेक्टर बनेगा वो बनेगा हमारा क्या, U0 प्लस U1। W2 वेक्टर बनेगा U1 प्लस U2। W3 वेक्टर बनेगा U2 प्लस U3 एंड W4 वेक्टर बनेगा U3 प्लस U4। ये वेक्टर हमारा बन जाएगा 1 0 0 0। ये वेक्टर बन जाएगा हमारा 1 1 0 0। ये वेक्टर बन जाएगा हमारा 0 1 1 0। U3 U4 0 0 1 1। अब मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 सॉरी 1 1, ठीक है ना। अब इसमें भी चारों के पास मेरा पिवट है, इसका मतलब क्या कि ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो ये भी हमारा जो है वो एक सही ऑप्शन है, ठीक है ना। सो हमने ये देखा ये n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4 के केस के लिए, ठीक है। सो n इक्वल टू 3 जो है, एक्चुअली हमें ऐसे नहीं देखना था, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। n इक्वल टू 3 जो है वो n इक्वल टू 3 एक ऑड नंबर है, ठीक है, एंड n इक्वल टू 4 एक इवन नंबर है। सिमिलरली अगर हम लोग n इक्वल टू 5 लेके देखें जो कि एक ऑड नंबर है, और n इक्वल टू 6 लेके देखें जो कि एक इवन नंबर है, ठीक है, तो हम पाएंगे कि जो ये v1 v2 vn जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा n इक्वल टू ऑड के केस से, जो कि हमने यहाँ देखा कि जब n इक्वल टू हम लोग 3 ले रहे थे तो हमारा जो आ रहा था सारे वेक्टर्स वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा था, और 3 क्या एक ऑड नंबर है। सिमिलरली 5 के लिए भी करेंगे ना हम, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही आएगा। लेकिन जैसे ही n इक्वल टू 6 या n इक्वल टू 4 लेके देखें हम, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया था n इक्वल टू 4 केस में, वो क्या बन जा रहा था, LD बन जा रहा था वेक्टर। तो ये n इक्वल टू 2000 क्या है हमारा, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में ये नहीं हो पाएगा, ऑड नंबर के केस में ये हो पाएगा। जबकि W1 जो WI जो हो रहे थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो रहे थे इवन नंबर के केस में भी एंड ऑड नंबर के केस में भी, ठीक है। तो ये था इसको सॉल्यूशन करने का तरीका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर, जो कि दिसंबर 2012 में पूछा गया है, ठीक है। सॉल्यूशन, सो हमारा जो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन वो है कि लेट MNR डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि लेट B एक मैट्रिक्स ले रहा है MNR से, जो कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स A जो है वो ऑर्थोगोनल कहलाता है अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी दे दें। अगर ऐसा प्रॉपर्टी कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स जो होता है वो ऑर्थोगोनल होता है। ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज इन्वर्टिबल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज इन्वर्टिबल, ऑलवेज इन्वर्टिबल। कहने का मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो कभी जीरो नहीं होगा। अब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी जीरो नहीं होगा या से इन्वर्टिबल होगा तो उसका रैंक क्या होगा, फुल होगा उसके ऑर्डर के, है ना। इसका मतलब ये है कि जो रैंक होगा उस मैट्रिक्स ए का वो उसके ऑर्डर के बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए के।
ठीक है। अब क्या है कि हम एक बी मैट्रिक्स MNR से कंसिडर कर रहे हैं जो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और डब्ल्यू बी हम एक स्पेस बना रहे हैं। डब्ल्यू बी क्या कर रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं जो कि बी ए बी का ट्रांसपोज है, वेयर ए बिलोंग्स टू MNR। जितने भी मैट्रिक्स हैं MNR स्पेस के, हमने देखा हुआ है कि MNR जो है दैट इज ये n क्रॉस n है, MN क्रॉस n ओवर R जो होता है वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है। उसमें जितने भी मैट्रिक्स प्रेजेंट है सारे मैट्रिक्स को उठा रहे हैं और हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं बी ए बी का ट्रांसपोज, जहाँ बी मेरा क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो जो मैट्रिसेस फॉर्म कर रहे हैं उन मैट्रिसेस का कलेक्शन हमें बताना है कि सब स्पेस होगा या नहीं होगा, क्या वो MNR के इक्वल होगा, उसके डायमेंशन कितना होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये सब स्पेस होगा, क्योंकि जब तक सब स्पेस नहीं होगा तब तक हम उसके डायमेंशन के बारे में बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस का ही तो बेसिस एलिमेंट्स होता है, और वो बेसिस एलिमेंट की जो कार्डिनेटी होती है वो डायमेंशन बताती है। तो हम पहले देखते हैं क्या ये सब स्पेस है। तो MNR जो है सब स्पेस है, तो A बराबर जीरो मैट्रिक्स जो होगा वो MNR से बिलोंग करेगा, है ना। और जीरो मैट्रिक्स अगर B और B का ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो मैट्रिक्स ही देगा। इसका मतलब कि जीरो जो मैट्रिक्स है वो WB से बिलोंग कर रहा है। दूसरा नंबर, हम मान लेते हैं x1 एक वेक्टर है एंड x2 एक वेक्टर है जो WB से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, x1 x2 दो मैट्रिसेस हैं जो कैसे दिख रहे हैं, x1 इक्वल टू BA1 B का ट्रांसपोज एंड x2 इक्वल टू BA2 B का ट्रांसपोज। ये दो एलिमेंट है जो हमने लिया WB, जो ऐसे ही दिखेगा ना। तो हमें दिखाना है कि x1 प्लस x2 भी जो होगा वो बिलोंग करेगा। तो BA1 B का ट्रांसपोज प्लस BA2 B का ट्रांसपोज, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं BA1 प्लस A2 B का ट्रांसपोज। अब दो मैट्रिक्स का सम जो होता है वो अगेन एक मैट्रिक्स होता है, क्योंकि MNR जो है वो सब स्पेस है, तो ये बन जाएगा BA3 B का ट्रांसपोज, है ना। अब BA3 B का ट्रांसपोज जो है वो तो बिलोंग कर जाएगा WB से। इसका मतलब x1 प्लस x2 जो है वो भी बिलोंग कर जाएगा WB से। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं कि लैम्डा अगर कोई फील्ड से एलिमेंट ले लें R से और x1 कोई WB से एलिमेंट है, तो भी हम देख पाएंगे कि लैम्डा x1 जो होगा वो WB से ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि ये एक सब स्पेस बना रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि WB जो होगा वो सब स्पेस नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये सब स्पेस एक्चुअली दिखेगा किस तरह से, इसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, अब हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ था कि अगर एक वेक्टर स्पेस है V1, एक वेक्टर स्पेस है V2, अगर दोनों का डायमेंशन बराबर हो जाए, डायमेंशन ऑफ V1 इक्वल टू V2, तो वो इम्प्लाई होता है V1 इक्वल टू V2 भी, और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है। मतलब अगर दो वेक्टर स्पेसेस इक्वल हैं तो उसके डायमेंशन भी इक्वल होंगे, और डायमेंशन इक्वल है तो वेक्टर स्पेस इक्वल होंगे। यहाँ पे अगर हम जरा ध्यान से देखें तो ये बोल रहा है कि WB इक्वल टू MNR होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग MNR की डायमेंशन के बारे में बात करें तो क्या होता है, n² होता है। ठीक है, अगर हम लोग बता दें किसी तरह से कि WB का जो डायमेंशन है वो n² है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों स्पेसेस जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय दिस थ्योरम। ठीक है, जो कि हम पहले पढ़े हुए हैं। अब अगर हम लोग इस B ऑप्शन को ध्यान से देखें तो B ऑप्शन बोल रहा है कि WB इज अ सब स्पेस ऑफ MNR एंड डायमेंशन ऑफ WB इज इक्वल टू रैंक ऑफ B इंटू रैंक ऑफ B का ट्रांसपोज। अब हमें एक चीज़ पता है कि B जो मैट्रिक्स है हमारा, वो मैट्रिक्स क्या है मेरा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो कितना होता है, ऑर्डर के इक्वल होता है। तो ऑर्डर हमारा है कितना, n है। अब किसी मैट्रिक्स का जो रैंक है उसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से नहीं बदलता है, मतलब A मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का रैंक सेम होता है, तो इसका भी रैंक सेम होगा। दैट इज कितना हो गया, n² के। इसका मतलब ये बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ WB जो होगा वो कितना होगा, n² के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर डायमेंशन ऑफ WB n² के इक्वल हो जाए तो वो डायमेंशन ऑफ MNR के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों का डायमेंशन इक्वल हुआ तो WB इक्वल टू MNR हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये चीज़ है
कि ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल सिमिलर है, अगर बी सही है तो सी हो जाएगा, सी सही है तो बी हो जाएगा, राइट। हमें चेक करना है क्या डब्ल्यू बी, ये सब स्पेस ऑफ एम एन आर, ये तो सही है, हमने दिखा दिया। क्या उसका डायमेंशन लेस देन इक्वल टू रैंक बी होगा? रैंक बी क्या है हमारा? एन है हमारा, तो क्या ये लेस देन इक्वल टू एन होगा डायमेंशन सब स्पेस का? ये हमें चेक करना है। ये हम चेक कर लिए तो हमारा हो गया। तो हम एक काम करते हैं, बी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 1। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, क्योंकि ए का ट्रांसपोज करें या ए ट्रांसपोज ए करें, ठीक है, वो हमेशा क्या देगा? आइडेंटिटी ही देगा। तो अगर बी को हम लोग यहाँ कंसिडर करें आइडेंटिटी, यहाँ उसका ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी होगा, तो आइडेंटिटी क्या होगा? हमेशा एक आइडेंटिटी ए मैट्रिक्स देगा, है ना, या क्या होगा? आइडेंटिटी ए और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज वो हमेशा ए देगा। इसका मतलब जितने भी मैट्रिक्स मिलेंगे हमारे एम एन आर से, वही अल्टीमेटली डब्ल्यू बी में आ जाएंगे। इसका मतलब डब्ल्यू बी हो कितना जाएगा हमारा? एम एन आर के ही इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम एक मैट्रिक्स बी कंसिडर करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डब्ल्यू बी किसके इक्वल आ जा रहा है? एम एन आर के। और इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा डब्ल्यू बी का? फिर एन स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ डब्ल्यू बी तो बोल रहा है कि उसका जो डायमेंशन होगा लेस देन एन होगा, कोई भी मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि बी मैट्रिक्स यहाँ हमारा आर्बिटरी मैट्रिक्स है ना, तो हम बी एक आर्बिटरी मैट्रिक्स चूज कर लें एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसका डायमेंशन कितना आ गया? एन स्क्वायर के बराबर। लेकिन ऑप्शन ए तो बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू एन होगा, मतलब ये गलत है। अब ये दोनों ऑप्शन जो है वो इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन जो है वो सही है, राइट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। अब 20 क्वेश्चन को एक बार हम समझते हैं। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन 20 बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है 10 क्रॉस 10 का ओवर द फील्ड सी। ये क्या है मेरा? एक मैट्रिक्स है 10 क्रॉस 10 का ओवर द फील्ड, ठीक है। और ये एक वेक्टर स्पेस 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स विद इंटीजर सी। द वेक्टर स्पेस ऑफ 10 क्रॉस 10 मैट्रिसेस विद इंटीजर सी। लेट W बी द सबस्पेस ऑफ M10 C स्पैन्ड बाय a टू द पावर n। मतलब WA जो है एक सब स्पेस हो रहा है, ठीक है, जो कि स्पैन हो रहा है किससे? a टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से। अब 0 से स्टार्ट करते हैं, a नॉट हो जाएगा तो आइडेंटिटी a स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ये बढ़ता चला जाएगा, है ना। हमने n क्या चूज़ किया था यहाँ पे? n तो कुछ है नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, ये हमेशा बढ़ता चला जाएगा। तो जो हम ए मैट्रिक्स कंसिडर कर रहे हैं 10 क्रॉस 10 का, उस मैट्रिक्स को लेकर अगर हम लोग ऑपरेट कराते जा रहे हैं, ए टू दी पावर एन बना रहे हैं, तो वो जो बन रहा है आई ए स्क्वायर डॉट 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 जो बनेगा, ठीक है, उसके स्पैन से एक सब स्पेस बन रहा है डब्ल्यू ए, और इस डब्ल्यू ए का हमें डायमेंशन बताना है। तो हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था ऊपर, कुछ ये रहा क्वेश्चन। तो ये क्या था? W वो एक n क्रॉस n मैट्रिक्स कंसिडर किए थे, और वो कुछ स्पैन ऑफ आई सी सी स्क्वायर सी टू दी पावर 2n से W स्पेस बन रहा था। तो इसका जो डायमेंशन था वो एटमोस्ट n था। तो यहाँ पे C2n पर ही ये एग्जॉस्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये चलता चला जा रहा है, ठीक है, कोई रुक नहीं रहा है। लेकिन हमें जब हमने देखा था वहाँ पे, तो हमें पता चला था कि जो a टू टी पावर n हो रहा है, उसके बाद सारे उसके पीछे एलिमेंट की लीनियर कॉम्बिनेशन में ही लिख सकते हैं। मतलब a टू टी पावर n-1 तक ही सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। उससे आगे हमें कोई मतलब नहीं है, कि बाकी के सारे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब n क्या है हमारा? n यहाँ पे था क्या हमारा? वहाँ पे ऑर्डर था मैट्रिक्स का, सी n क्रॉस n ले रहे थे, तो यहाँ पे n क्या है हमारा? 10 है, n इक्वल्स टू 10 है। तो हम वहाँ आंसर हमारा क्या रहा था? एटमोस्ट n। तो यहाँ क्या आएगा हमारा? एटमोस्ट 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 का ऑप्शन क्या है? ये बोला 10 से ज़्यादा होगा, ये गलत हो गया। ये बोला 100 होगा, ये भी गलत हो गया। ये बोला 10 से कम होगा, लेकिन हो सकता है 10 भी हो जाए, तो ये भी गलत हो जाए, तो ये हो जाएगा। यही तो बता रहा है कि डायमेंशन जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकता है। दैट्स इट। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बिल्कुल वो पीछे वाले क्वेश्चन का ही एक यूज़ था, ठीक है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। तो अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे जिसमें बोल रहा है कि लेट u1 से un बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस v वेयर हमारा दिया हुआ है सॉल्यूशन, हमारा क्या दिया हुआ है कि Wij इज इक्वल टू Vi माइनस Vj, और W एक सब स्पेस है जो कि स्पैन हो रहा है सारे के सारे Wij से, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू i, j लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। सो W जो मेरा स्पैन हो रहा है वो कुछ इससे स्पैन हो रहा है, तो हमें इन ऑप्शन में बताना है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, V जो वेक्टर स्पेस है उसको R3 कंसिडर कर लेते हैं, और U1 U2 जो है U1 इक्वस टू 1 0 0, U2 इक्वस टू 0 1 0 एंड U3 इक्वस टू 0 0 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा जो कि इस वेक्टर स्पेस V को स्पैन करेगा पूरी तरह से, है ना। दैट इज ये बेसिस है R3 का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, Wij फॉर्म करते हैं। तो पहला W11, तो W1 क्या हो जाएगा V1 माइनस B1, दैट इज 0 वेक्टर। W22 इक्वल टू V2 माइनस V2, दैट इज अगेन 0 वेक्टर। W33 V3 माइनस V3, दैट इज अगेन 0 वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, W12 फाइंड करते हैं। तो V1 माइनस V2, ये क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस 1 0। W21 निकालते हैं, तो W21 हो जाएगा हमारा V2 माइनस V1, दैट इज माइनस 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं W13 क्या हो जाएगा हमारा V1 माइनस V3, दैट इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1। अगला है W31, तो W31 हो जाएगा माइनस 1 0 1, ठीक है। अब हमारा एक और है W23 हो जाएगा V2 माइनस V3, दैट इज हो जाएगा 0 1 माइनस 1 एंड W32 क्या हो जाएगा हमारा V3 माइनस V2, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा V3 क्या है हमारा V3 है ना यहाँ पे, ओके सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मतलब ये U1 की जगह ये हमारा V1 है, ठीक है। V1 V2 से Vn है, ठीक है। ये V1 है, V2 है, V3 है, ठीक है। तो V3 माइनस V2 हो जाएगा, दैट इज बन जाएगा हमारा 0 माइनस 1 1, ठीक है। अब जो हमारा W है वो क्या हो रहा है, स्पैन ऑफ ये सारे हैं W11 W22 W33 W12 W21 W23 W13 W31 W32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 जो वेक्टर बन रहे हैं हमारे, उन 9 वेक्टर के स्पैन से हमारा W बन रहा है, ठीक है। अब ये सब स्पेस है, तो हमें पता करना है कि इसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट है। अगर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन कौन से हम पता कर लें, इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा इसका डायमेंशन कितना है। तो हम एक काम करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। हमें पता है कि 0 वेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, LD वेक्टर होता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये 6 वेक्टर को देखते हैं कौन कौन से LI वेक्टर हैं। तो 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 0 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1, अगला है माइनस 1 0 1 0 माइनस 1 1, ठीक है। अब हमें 3 पिवट्स चाहिए, तो 3 LI वेक्टर हमें मिल जाएंगे। तो -1 + 1 0 + 1 0 1 प्लस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये हो जाएगा -1 + 1 0 -1 + 1 0 + 1 0 + 1 0। इसका मतलब हमें पिवट कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा W स्पेस है वो 2 ही डायमेंशन का है। डायमेंशन ऑफ W कितना है हमारा, 2 है, ठीक है। तो जब हम लोग वेक्टर स्पेस R3 कंसीडर कर रहे हैं और उसमें हम लोग 3 LI वेक्टर ले रहे हैं V1 V2 V3, तो जो स्पेस स्पैन हो रहा है हमारा इन वेक्टर से Wij से, वो 2 डायमेंशन का है, ठीक है।
तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बोल रहा है कि डब्ल्यू आई जे में किस तरह के वेक्टर है, 1 लेस देन इक्वल टू आई, लेस देन जे, लेस देन इक्वल टू एन। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू 1 कंसिडर कर लें अगर, तो जे क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, ठीक है। W13 ले सकते हैं और W23 ले सकते हैं, हम लोग यही 3 वेक्टर ले सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये 3 वेक्टर मिलके जो हो रहा है वो W को स्पैन करेगा, ठीक है। तो W12 हमारा क्या है, W12 है हमारा 1 -1 0। W13 क्या है हमारा, 13 है 1 0 -1। W23 क्या है हमारा, तो ये है 0 1 -1। अब देखते हैं हम क्या होता है, क्या स्पैन कर रहा है W को, 1 -1 0 1 0 -1 0 1 -1, ठीक है। ये हो जाएगा 1 1 0 -1 + 1 0 1 1 0 -1 -1, तो ये बन जाएगा 0 0। इसका मतलब हमें 2 पिवट मिल रहा है। इसका मतलब इसके जो इन तीनों वेक्टर से हमारा स्पेस स्पैन हो रहा है वो 2 डायमेंशन का है, और हमें पता है कि डायमेंशन अगर इक्वल है तो वेक्टर स्पेस भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि W स्पैन हो जाएगा इससे, तो ये हमारा ट्रू है। अगला हम बी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ W जो होगा वो n के इक्वल होगा। हमने यहाँ क्या लिया था, n = 3 लिया था, n हमने 3 लिया था ना, R3 वेक्टर स्पेस लिया था जिसके n मेरे 3 थे। तो यहाँ पूरा डायमेंशन W कितना हो 3 हो जाएगा, लेकिन डायमेंशन तो हमारा 2 आ रहा था, तो यहाँ गलत हो गया, ठीक है। अब हम बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या है, WIJ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ D। मतलब सेम चीज़ है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए बोल रहा है कि स्पैन करता है, ऑप्शन बी बोल रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट W का। तो क्या W12 W13 W23 लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, नहीं है, तभी तो हमारे पास 2 पिवट आ रहे हैं। अगर 3 पिवट आते तो हम बोलते कि तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब जरूर ये जो वेक्टर है ये दोनों पे ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट है। इसमें बाकी को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, इसको इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी गया। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में है WIJ n-1 तक है, n हमने 3 लिया है तो I 1 से 2 के बीच होगा। तो पहला हो जाएगा W1 और J हो जाएगा हमारा 1 लिया तो 2। अगला हो जाएगा W, अगर हमने 2 लिया तो ये हो जाएगा 3, W23। 2 वेक्टर होंगे हमारा इसके पास। तो बोल रहा है कि ये जो होगा ये दोनों वेक्टर वो स्पेस को स्पैन करेगा। तो अगर 2 अलाइव वेक्टर हो गए हमारे, W21 हमारा क्या है जगह देखिए हम ध्यान से 21, तो -1 1 0 एंड W23 अगर हम ध्यान देखें 0 1 -1। तो ये दोनों वेक्टर अलाइव वेक्टर है। तो ये जो होगा वो क्या करेगा, W को स्पैन कर देगा, क्योंकि W को स्पैन करने के लिए 2 ही अलाइव वेक्टर की जरूरत है। तो ये भी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 22 नंबर है और ये जून 2014 में पूछा गया है। सो सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन है कि लेट वी डिनोट अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। वी मेरा क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F विथ अ बेसिस B, जहाँ बेसिस के एलिमेंट क्या है E1 से En तक, और ये सारे के सारे जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट है। हमें पता है कि बेसिस के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, और उसका स्पैन जो होता है वो क्या होता है, V के इक्वल होता है। और बोल रहा है कि x1 x2 फील्ड से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब x1 से xn तक जो एलिमेंट है हमारे वो कैसे एलिमेंट है, स्केलर्स हैं। तब एक सेट बनाया जा रहा है C क्या कर रहे हैं हम, एक सेट बना रहे हैं जिसमें एलिमेंट है x1 e1 प्लस x2 e2। देखते हैं हम C कैसे बनाए हैं। C को हमने कुछ ऐसे बनाया है, x1 e1, जहाँ x1 क्या है हमारा, एक स्केलर है, e1 क्या है हमारा, एक बेसिस का एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है x1 e1 प्लस x2 e2। तीसरा एलिमेंट है हमारा x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस x3 e3, डॉट 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 ऐसा हमारा चलते जा रहा है। ये हमारा एक C सेट है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि C इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है इम्प्लाई करता है कि सारे xi जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। अच्छा एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं ऑप्शन ए के लिए कि xi जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है फॉर सम i, मतलब कोई i के लिए कुछ भी i हो सकता है, या तो 2 3 कुछ भी, उसके लिए xi जो है वो 0 है।
अगर xi 0 है, लेट्स सपोज मान लेते हैं कि xi 0 है, तो हम सपोज थोड़ी देर के लिए इसमें मान लेते हैं कि x1 0 है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x1 0 है। अगर x1 0 है तो x1 e1 क्या बन जाएगा, एक जीरो वेक्टर बन जाएगा। और अगर ये एक जीरो वेक्टर हुआ तो हमें पता है कि कोई भी सेट में अगर जीरो वेक्टर प्रेजेंट है तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। लेकिन सी तो बोल रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, इसका मतलब वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। इसका मतलब कि हर एक साई को हमें जीरो ही होना पड़ेगा। सिमिलरली हम देख सकते हैं x1 नहीं, कुछ और मान लेते हैं, कुछ x2 0 मान लेते हैं। लेट सपोज हम x2 0 लेते हैं, तो ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। अब अगर ये जीरो वेक्टर हो गया तो हमारा क्या बनेगा, x1 e1 x1 e1 x1 e1 प्लस x3 e3। इसका मतलब x2 e2 का जो टर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा और इस सेट के पास दो वेक्टर होंगे एक जैसे x1 e1 x1 e1, तो ये क्या होगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x1 e1 को हम लोग बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक भी xi को जीरो ले लें तो c जो सेट है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। इसलिए अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमें xi को नॉन जीरो ही लेना पड़ेगा, ये ट्रू है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, द लीनियर स्पैन ऑफ c इज भी, मतलब इस वेक्टर जो है यहाँ पे प्रेजेंट, उनका स्पैन जो है वो पूरे v के इक्वल है। हम मान लेते हैं जो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस v है वो क्या है, n है। अब अगर n वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है तो बेसिस में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी n चाहिए। और हम अगर C सेट देखें तो उसके पास एलिमेंट भी टोटल कितने हैं, n ही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये स्पैन कर रहा है तो बाय रिप्लेसमेंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये जो होगा यही हमारा बेसिस के एलिमेंट होंगे। और बेसिस के एलिमेंट हैं इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये पूरा ऑप्शन ए बन गया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इम्प्लाइज एक्स नॉन जीरो, तो वही चीज़ तो बोल रहा है कि एक्स नॉन जीरो फॉर एवरी, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी हम देखते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि xi नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एवरी i टू n इम्प्लाइज दैट c इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यह हमें बोल रहा है कि xi जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल i, जितने भी i हैं i 1 से n तक वो नॉन जीरो है। तो हमें प्रूफ करना है कि c जो होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। हमें पता है कि कोई भी वेक्टर के कलेक्शन को, जो मान लेते एक सेट है तो वेक्टर कलेक्शन है और उसको हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, तो हमें पता है कि अगर हम लोग जीरो वेक्टर का ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन कर सके तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो सेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो वेक्टर्स प्रेजेंट है इन सारे वेक्टर्स का हम क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। तो c1 x1 e1 प्लस c2 x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस c3 x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस x3 e3 प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। अब अगर हम सारे x1 वाले टर्म को एक जगह कर लें तो ये बन जाएगा x1 e1 c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस डॉट 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 प्लस cn, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब सारे x2 वाले टर्म को एक जगह कर लें तो x2 e2 ये बन जाएगा c2 प्लस c3 प्लस c4 डॉट 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 प्लस cn बन जाएगा, है ना। प्लस डॉट 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 करते जाएं अगर हम तो xn en cn इक्वल्स टू जीरो बनेगा। ये हम लोग इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं, ठीक है। हम जीरो वेक्टर को ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन दे सकें, कहने का मतलब कि एक कलेक्शन ऑफ वेक्टर जो हम लोग था, मान लेते हैं कलेक्शन ऑफ वेक्टर है v1 v2 डॉट 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 vn, ठीक है, और इसको हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो हम क्या कर देते हैं, जीरो वेक्टर को अगर हम लिख सकें c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस डॉट डॉट cn vn और ऑल ci इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये जो सेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब हमें सारे ci को जीरो लाना है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी c1 c2 cn जीरो हम ले आए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो c सेट होगा वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब एक चीज़ हम ध्यान से देखें अगर, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारे xi जो हैं वो नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, सब के सब नॉन जीरो हैं, लेकिन ये पूरे टर्म तो जीरो के इक्वल आ रहे हैं,
इसका मतलब क्या है कि इन सारे का ये जो है हर एक इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको जीरो होना पड़ेगा, तभी तो वो जीरो बन पाएगा ना, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो हम यहाँ से क्या ला सकते हैं, यहाँ से ला सकते हैं कि C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 प्लस Cn इक्वस टू जीरो होगा, C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn इक्वस टू जीरो होगा। सिमिलरली ऐसे करेंगे तो ये Cn इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर हम इसको यहाँ रख दें तो C1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब C1 जीरो आ गया, Cn जीरो हो गया। अब Cn जीरो हो गया, इससे पहले वाले टर्म के ऊपर हम लोग रख दें, अगर जैसे पहला टर्म होगा Cn माइनस वन प्लस Cn इक्वल टू जीरो, यहाँ Cn माइनस वन आ गया। तो बैक करते जाएं हम तो सारे के सारे हमारे क्या आएंगे, यहाँ पे Ci जो होंगे वो जीरो आ जाएंगे। तो सारे के सारे Ci जीरो आ गए। इसका मतलब जीरो जो वेक्टर है उसको हम लोग ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं। इसका मतलब C क्या हो जाएगा हमारा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं C लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब C लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका स्पैन क्या होगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो ये जो है लीनियर स्पैन ऑफ C V हो जाएगा, तो ये भी ट्रू हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और इवेल्युएट करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, C1 x1 C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn किया, ठीक है। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो E1 हमारा क्या है, बेसिस का एलिमेंट है, E2 हमारा बेसिस का एलिमेंट है, En हमारा क्या है, बेसिस का एलिमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर ये बेसिस का एलिमेंट है, तो अगर स्केलर से हम लोग कोई मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो क्या है, बेसिस का ही एलिमेंट रहेगा, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट है। सिमिलरली ये सारे के सारे क्या हैं, ये बेसिस के ही एलिमेंट है एक तरह से। इसको हम लोग मान लेते हैं E1 डैश, E2 डैश, En डैश। तो अगर हम लोग जीरो वेक्टर को सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो उसके कॉफिशिएंट्स हैं उसको जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम लोग कोई जीरो वेक्टर को सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन लिखते हैं तो वो क्या होता है, एक ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन होता है। और ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि सारे कॉफिशिएंट जीरो होते हैं। तो इसका मतलब ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, Cn जीरो होगा। यही हमने यहाँ पे किया एक्चुअली, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस R3, ठीक है। इसमें से कौन जो होगा वो R3 का एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। अब पहले हम ऑप्शन सी और डी देखते हैं। सो वेक्टर सब स्पेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें जीरो वेक्टर चाहिए, जीरो वेक्टर बिलोंग करना चाहिए W से, तो ही हो पाएगा। अब ये जो है वो ट्रिपलेट्स हैं, इसका मतलब कि ये R3 के एलिमेंट रख रहे हैं, तो R3 के एलिमेंट जो होंगे 0 0 0 ये होना चाहिए R3 से बिलोंग, है ना। तो ये जो होना चाहिए वो इन सभी के सभी सेट में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो अगर 0 0 0 इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं है। 0 माइनस 0 1 होना पड़ेगा, ये भी सब स्पेस नहीं है ना। अब हम ये दोनों देखते हैं। अगर यहाँ पे देखें हम तो ये x इक्वल्स टू क्या है, y है, राइट। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इस सेट को x z, ठीक है, जहाँ पे x और z जो होगा वो बिलोंग करेगा R से। तो इस सेट को और हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, x 1 1 0 प्लस z 0 0 1, यहाँ पे x और z क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो यहाँ पे अगर देखिए तो दो LI कंडीशन है हमारा, तो ये क्या हो रहा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर का ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन है। दैट इज ये है क्या, स्पैन ऑफ 1 1 0 एंड 0 0 1, यही तो है ना ये सेट। और हमें पता है कि किसी भी सेट का स्पैन जो होता है वो अगर कोई ये जो होता है वो एक सब स्पेस देता है, तो ये क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। तो ये मेरा एक सब स्पेस हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे y इक्वल टू माइनस एक्स कर सकते हैं, तो ये भी एक हमारा सब स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि Mn डिनोट कर रहा है वेक्टर स्पेस को ऑल n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस का। Among the following subset of Mn decide which are linear subspaces। तो हमें बताना है इनमें से कौन ऑप्शन जो होंगे वो लीनियर सब स्पेसेस होंगे, ठीक है। तो लीनियर सब स्पेसेस होने के लिए हमें पता है कि तीन चीज़ें हमें देखनी होती है। पहला कि जीरो दिखाना पड़ेगा W से बिलोंग कर रहा है,
दूसरा, अगर x, y दो वेक्टर w से बिलोंग कर रहा तो x प्लस वाई भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि w में है। और तीसरा, लेमडा x दिखाना पड़ेगा w में है, जब लेमडा फील्ड से और x w से है। तो हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं पहले। ऑप्शन ए बोल रहा है कि a इज नॉन सिंगुलर, इसका मतलब कि a इज इन्वर्टिबल। इसका मतलब V1 में क्या है कि सारे के सारे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का कलेक्शन है। तो क्या जीरो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है? जीरो मैट्रिक्स तो इन्वर्टिबल नहीं होता है, इसका मतलब कि जीरो मैट्रिक्स इससे बिलोंग नहीं करेगा, तो ये तो गलत हो गया, राइट। अब क्या जीरो मैट्रिक्स इससे बिलोंग कर रहा है? यस, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है, ये जीरो मैट्रिक्स का, तो इससे जीरो मैट्रिक्स बिलोंग कर रहा है। क्या इससे जीरो मैट्रिक्स बिलोंग कर रहा है? यस, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का ट्रेस जो होता है वो भी जीरो होता है। अब क्या इससे जीरो मैट्रिक्स बिलोंग कर रहा है? ए जो है वो मेरा मैट्रिक्स है क्या? एम एन से, तो जीरो मैट्रिक्स इससे बिलोंग कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो मैट्रिक्स एम एन में है, क्योंकि एम एन मेरा वेक्टर स्पेस है। तो कोई भी फिक्स्ड मैट्रिक्स ना जीरो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करे तो ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ से जीरो मैट्रिक्स बिलोंग कर रहा है, तो तीनों से अब जीरो मैट्रिक्स बिलोंग कर रहा है मेरा, ठीक है। तो हमें बताना अब सब स्पेस कौन सा है। अब अगर हम लोग ध्यान से ये वाला देखें तो एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं एक्स, A1 मैट्रिक्स लेते हैं, A1 मैट्रिक्स है 1 0 0 0, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है? 0, ये V2 से बिलोंग कर रहा। अब एक और मैट्रिक्स लेते हैं A2 0 0 0 1, ये भी मैट्रिक्स जो है वो V2 से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 है। अब अगर हम लोग A1 प्लस A2 कर दें तो 1 0 0 1 हो जाएगा, जिसका डिटर्मिनेंट 1 है और ये V2 से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये क्लोज नहीं है प्लस के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा? सब स्पेस नहीं होगा, ठीक है। अब हमने पता कर लिया था कि जीरो मैट्रिक्स V3 से है, अब हमें C का देखना है। तो अगर एक मैट्रिक्स से A, एक मैट्रिक्स से B, V3 से A प्लस B दिखा दें हम लोग, उसी से बिलोंग कर रहा है, तो काम हो जाएगा हमारा। तो हमें पता है कि ट्रेस ऑफ A प्लस B जो होता है वो ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेस ऑफ A हमारा है कितना? 0 है। ट्रेस ऑफ B है कितना? 0 है। तो ट्रेस ऑफ A प्लस B कितना हो जा रहा है हमारा? 0 हो रहा है। इसका मतलब A प्लस B कहाँ से बिलोंग कर जा रहा है हमारा? A प्लस B हमारा बिलोंग कर जा रहा है B3 से। सिमिलरली ट्रेस ऑफ लैम्डा A जो होता है लैम्डा ऑफ ट्रेस ऑफ A हो जाता है, यहाँ से सिमिलरली 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो बन जाएगा वो एक वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। अब हमें देखना है क्या V4 बनाएगा। तो V4 हमें पता है जीरो मैट्रिक्स जो है वो उससे बिलोंग कर रहा है। अब मान लेते हैं कोई एक और है A1 बिलोंग कर रहा है V4 से। A1 और A2 दो मैट्रिक्स है जो V4 से बिलोंग कर रहा है। तो A1 को हम लोग कोई फिक्स मैट्रिक्स B A टाइप लिख सकते हैं, B A, एक मिनट ऐसे नहीं लिखते हैं, कुछ नोटेशन अच्छे करते हैं हम लोग इसको थोड़ा। तो मान लेते हैं एक x1 है जो कि V4 से बिलोंग कर रहा और एक x2 है, दो मैट्रिक्स है जो V4 से बिलोंग कर रहा। तो x1 को हम लोग लिख सकते हैं BA1 टाइप, x2 को लिख सकते हैं BA2 टाइप। तो हमें दिखाना है x1 प्लस x2 क्या बिलोंग करेगा, ये हो जाएगा BA1 प्लस BA2। तो BA1 प्लस A2 होगा, A1 प्लस A2 MN से बिलोंग करेगा क्योंकि MN वेक्टर स्पेस है, तो इसी को हम लिख सकते हैं BA3 जो कि बिलोंग कर जाएगा V4 से। तो ये V4 भी जो होगा वो हमारा एक सब स्पेस बन जाएगा, हम इसको चेक कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, मतलब ये दो प्रॉपर्टी हो गया ना। एक और प्रॉपर्टी में दिखाना है कि लैम्डा फील्ड से बिलोंग कर रहा है और एक मैट्रिक्स से x जो V4 से बिलोंग कर रहा है, तो हमें लैम्डा x भी हम दिखा सकते हैं कि V4 से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये C और D हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, ठीक है। सो ये बोल रहा है ये क्वेश्चन कि, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि W1 W2 W3 तीन डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस हैं R10 का, तीन डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस हैं R10 का, ठीक है। और ईच WI हैज डायमेंशन 9, मतलब कि अगर हम लोग W1 सब स्पेस ले रहे हैं यहाँ पे, W1 W2 और W3, जो तीनों का जो डायमेंशन है ना यहाँ पे तीनों सब स्पेसेस का R10 का, वो डायमेंशन है 9।
तो हमें तीनों के इंटरसेक्शन का डायमेंशन पता लगाना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि डब्ल्यू मे नॉट बी सब स्पेस ऑफ R10। हमें पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब स्पेस होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब मेनली हमें क्या पता करना है कि डायमेंशन क्या होगा इन तीनों के इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, सब स्पेसेस बनाते हैं, डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस। तो एक काम करते हैं, W1 बनाते हैं। तो W1 लेते हैं 1 0 0 डॉट 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 0, 10 टपल्स हैं यहाँ पे। सिमिलरली 0 1 0 डॉट डॉट 0, 10 टपल्स हैं। हमें 9 डायमेंशन का चाहिए, इसका मतलब 9 एलाई वेक्टर होने चाहिए। तो डॉट 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 हम मान ले रहे हैं 0 0 डॉट डॉट 1 0, दैट इज़ ये 9th वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 1 है, फिर 0 है। ये हो गया हमारा एक W1। सिमिलरली अगर हम लोग W2 बनाएं तो हम लोग मान लेते हैं W2 में ये वाली वेक्टर नहीं है, तो W2 में एक्स्ट्रा वेक्टर क्या होगा, 10th वाली आ जाएगी। तो 0 1 0 डॉट 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 0 0 0 1 डॉट 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 0 डॉट 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 0 0 1 0 एंड एक और वेक्टर आएगा इसमें 0 0 डॉट डॉट 0 1, ठीक है। तो W2 भी 9 डायमेंशन हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने एक वेक्टर को छोड़ दिया, ये वाला पहला वाला वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर क्या हो रहा है, इन वेक्टर से मेरा स्पैन हो रहा है W1 स्पेस जो कि 9 डायमेंशन का है, और सारे के सारे हमारे डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट है तो यहाँ पे ये वेक्टर से स्पैन हो रहा है, तो हमने इसको इसमें हटा दिया, तो ये एक अलग स्पेस बन जाएगा। सिमिलरली W3 में हम एक काम करते हैं, W2 वाले को हटा देते हैं। W2 हटाएंगे तो W1 को जोड़ना पड़ेगा, तो 1 0 0 डॉट 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 0, तो W2 वाले को हटा रहे हैं हम ना, तो अगला होगा 0 0 1 0 0 0 डॉट 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 0 0 डॉट डॉट 0 1, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों जो हमारे सब स्पेस हैं वो डिस्टिंक्ट है और 9 डायमेंशन के हैं। कैसे, इसके पास जो है वो 10th वाला वेक्टर नहीं था, 10th में जो 1 बनेगा वो, इसके पास पहला वाला कोऑर्डिनेट में ही जो 1 बनेगा वो नहीं था, इसके पास जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट में 1 बनेगा वो नहीं है, ठीक है। दैट इज इसके पास हमारा E10 नहीं है, इसके पास हमारा E1 नहीं है, इसके पास हमारा E2 नहीं है। तो ये हमारा जो सब स्पेस स्पैन करेगा वो तीनों डिस्टिंक्ट सब स्पेस बनाएंगे और तीनों के तीनों 9 डायमेंशन के होंगे। अब हम एक काम करते हैं, हम W1 इंटरसेक्शन W2 करते हैं। तो जब W1 इंटरसेक्शन W2 करेंगे तो क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो E1 जो है वो W1 के पास है, लेकिन वो W2 के पास नहीं है। अब W2 के पास E10 है, लेकिन W1 के पास E10 नहीं है, तो इंटरसेक्शन में आएगा हमारा क्या, E2 E3 डॉट 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 E9 तक। ये सारे वेक्टर्स जो होंगे हमारे W1 इंटरसेक्शन W2 में आएंगे, राइट, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम W1 इंटरसेक्शन W2 निकाल लिए। अब हम इसी जो इसका स्पैन जो होगा वो भी एक सब स्पेस होगा, और इसका डायमेंशन कितना होगा, 2 से 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज इसका जो डायमेंशन होगा वो हमारा हो जाएगा 8। मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 होगा वो 8 डायमेंशन का होगा। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन W3 करना है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो W3 के पास E2 नहीं था, बाकी सब कुछ था, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये जो E2 था वो हट जाएगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा, दैट इज ये बन जाएगा स्पैन ऑफ E3 E4 डॉट 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 E9। अब इसके पास टोटल एलाई वेक्टर कितने हैं, 7 है, तो डायमेंशन कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो हमारा जो ये इंटरसेक्शन का डायमेंशन होगा वो एक्चुअल में हमारा 7 होगा। तो डायमेंशन ऑफ W बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ट्रू है, लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेट गलत है, डायमेंशन लेस देन इक्वल टू 8 ट्रू है। तो बी और सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि लेट Px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, बी ए नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंसीडर द पॉलिनोमियल Qx 0 से x pt dt and Rx ddx of Px. Let we denote the real vector space of all polynomial in x. Then which of the following is true? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो कुछ है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हम लोग Qx देख रहे हैं,
और एक पॉलिनोमियल आर एक्स देख रहे हैं, और आर एक्स का डेरिवेटिव किया गया है पॉलिनोमियल पी एक्स के साथ, और क्यू एक्स का इंटीग्रेशन किया गया है। ठीक है, तो हम वही करते हैं। हम अगर पॉलिनोमियल जो पी एक्स दिया हुआ है नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसका इंटीग्रेट कर दें तो हमारा क्यू एक्स बनेगा। तो क्यू एक्स क्या बनेगा, एक्स का पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन ए एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर n बाई n प्लस डॉट 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 प्लस ए नॉट एक्स बनेगा। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स है हमारा n प्लस वन। सिमिलरली हम अगर आर एक्स निकालें तो आर एक्स हमारा डेरिवेटिव कर रहा है, तो डेरिवेटिव होगा तो ये बन जाएगा ए वन प्लस ए टू एक्स प्लस डॉट 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 ए एन एक्स टू डी पावर ए वन निकालें ए वन टू ए टू एक्स एन ए एन एक्स एन माइनस वन। अब डिग्री ऑफ आर एक्स देखें, ये है एन माइनस वन। तो क्यू एक्स का जो डिग्री है वो अलग है और आर एक्स का जो डिग्री है वो अलग है। अब हमें पता है कि जो पी एक्स होता है पी आर, उसके बेसिस क्या होता है, वन एक्स एक्स स्क्वायर डॉट 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 ऐसा कुछ होता है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब दो अलग अलग डिग्री के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ भी तो अलग अलग डिग्री के एलिमेंट है, तो ये क्या है हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है हमारा, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये सही है, ये गलत है। ठीक है, अब बोल रहा है कि x का पावर n जो है वो बिलोंग करेगा लीनियर स्पेस ऑफ q एंड r। तो हम लोग मान लेते हैं n इक्वल टू वन का केस। अगर n इक्वल टू वन का केस मान लें तो हमारा px जो पॉलिनोमियल है वो कैसा दिखेगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स टाइप का देगा। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए ए नॉट और ए वन का कुछ वैल्यू रख लेते हैं। तो रख लेते हैं x प्लस वन, ये है हमारा px। तो px अगर ये है तो हमारा qx क्या बनेगा, qx बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स एंड आर एक्स क्या बनेगा हमारा वन बन जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि x का पावर n बिलोंग्स टू द लीनियर स्पेस ऑफ q एंड r। मतलब q और r से जो वेक्टर स्पेस फॉर्म होगा उसमें x बिलोंग करेगा। दैट इज q है मेरा कितना, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स और वन, इससे जो स्पेस फॉर्म होगा उसमें हमारा क्या होगा ना, x बिलोंग करेगा। इसका मतलब x को हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, a एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। अब अगर कॉफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करें तो b इक्वल टू जीरो, a इक्वल टू वन एंड a बाई टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से a भी जीरो आ रहा है, a इक्वल टू वन भी जीरो आ रहा है, a इक्वल टू वन भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो x जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा गलत। अब यहाँ बोल रहा है एक्स टू दी पावर n प्लस वन दैट इज एक्स स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग करने के लिए एक्स स्क्वायर होना पड़ेगा, दैट इज b इक्वल टू जीरो, a इक्वल टू जीरो एंड a बाई टू इक्वल टू वन। तो फिर यहाँ पे a इक्वल टू टू हो जाएगा और a इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फिर से हो जाएगा एब्सर्ड हमारा कंडीशन। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बिलोंग नहीं करेगा, तो ओनली a विल बी टू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर का, जो कि है कि एक W1 मैट्रिसेस का सब स्पेस दिया है, एक W2 सब स्पेस दिया है, और हमारा जो है वो पूछ रहा है ये चारों कंडीशन। तो हम पहले देख लेते हैं कि W1 किन किन वेक्टर से स्पैन हो रहा है। सॉल्यूशन, सो W1 जो है, W1 वो एक वेक्टर है 1 0 0 2 और दूसरा वेक्टर है 0 1 -1 0। क्यों? क्योंकि इसके दो ही अलाई कंडीशन है a और b। तो डायमेंशन ऑफ W1 कितना है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ W1 है 2। ठीक है, सिमिलरली अगर W2 को देखें हम तो W2 है a दैट इज 1 0 0 -1 और दूसरा है हमारा 0 1 -1 0। तो ये दो वेक्टर से स्पैन हो रहा है ये भी, तो इसका भी डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 2। दैट इज दोनों का जो डायमेंशन है हमारा वो कितना है 2 2 है। अब हर मैट्रिक्स को हम एक R4 का मैट्रिक्स R4 का वेक्टर समझ सकते हैं।
लाइक 1 0 0 2 समझ सकते हैं इसको हम लोग समझ सकते हैं 0 1 -1 0, ठीक है। इसको हम लोग समझ सकते हैं 1 0 0 -1, ठीक है। इसको हम लोग समझ सकते हैं 0 1 -1 0, ठीक है ना। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर से W1 स्पैन हो रहा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर से W2 स्पैन हो रहा है, क्योंकि W1 W2 वेक्टर स्पेस है तो उसके एलिमेंट्स हमारे वेक्टर्स ही तो हैं। तो हमने इसको थोड़ा Rn के टर्म्स में लिखने की कोशिश की मैट्रिसेस वाले एलिमेंट को, ठीक है। तो ये क्योंकि n क्रॉस n है तो वो n क्रॉस n 2 क्रॉस 2 दैट इज 4 R4 के एलिमेंट जैसे दिखेंगे, ये एक साथ दिखेंगे, है ना। तो अब मुझे ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन बोल रहा है कि इंटरसेक्शन में हमारा सिर्फ 0 वेक्टर होगा। फिर ये बोल रहा है कि 0 जो वेक्टर है वो प्रॉपर सबसेट है W1 इंटरसेक्शन W2 का। फिर प्लस जो होगा वो M2R के बराबर होगा। अब क्या है कि अगर मेरे पास वेक्टर्स का कलेक्शन दिया हुआ है, लेट सपोज W1 V1 V2 डॉट 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 Vn वेक्टर से स्पैन हो रहा और W2 U1 U2 डॉट 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 UM वेक्टर से स्पैन हो रहा, ठीक है। और हमें निकालना है कि W1 प्लस W2 किन वेक्टर से स्पैन होगा या कितना डायमेंशन होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं और सारे वेक्टर्स को हम लोग लिखते हैं। V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, V3 वेक्टर डॉट 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 Vn वेक्टर, फिर U1 वेक्टर, U2 वेक्टर, U3 वेक्टर डॉट 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 UM वेक्टर, ठीक है। हमने क्या किया कि जितने भी वेक्टर्स हैं W1 और W2 में उसको हम लोग कॉलम वाइज लिखे। उसके बाद हम इसको इक्लॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, चेंज इट टू इक्लियन फॉर्म, ठीक है। अब इक्लियन फॉर्म में चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे कितने नंबर ऑफ पिवेट्स मिल रहे हैं। जितने नंबर ऑफ पिवेट्स हमें मिलेंगे उतने ही हमारे पास W1 प्लस W2 का डायमेंशन हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पिवेट्स के, क्योंकि हमने पहले देखा है पिवेट कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे हम लोग W1 प्लस W2 का डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो W1 स्पेस है और ये W2 स्पेस है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास पता है W1 इन दो वेक्टर स्पैन हो रहा है, W2 की इन दो वेक्टर स्पैन हो रहा है, तो हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स बना के। तो 1 0 0 2, ठीक है। अगला है 0 1 -1 0 1 0 0 -1, अगला है 0 1 -1 0। तो हमने जो W1 वेक्टर है W2 वेक्टर है उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म किया, क्यों, ताकि हम W1 प्लस W2 का डायमेंशन बता सकें। हम यही करते हैं ना, यही हमने रिजल्ट देखा था अभी, ठीक है। तो अब देखते हैं पिवेट्स कितने हैं। तो 1 0 1 0 0 1 0 1। अब इसको हमने इसके साथ ऐड किया तो ये बन जाएगा 0 0 0 0। अब इससे हम इसको R4 माइनस 2R1 करते हैं तो ये बन जाएगा 0 0 -1 -2, राइट, -1 -2, ये बन जाएगा -3 0। तो पिवेट्स हमारे पास कितना है, 1 2 3 पिवेट्स हैं। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो होगा वो 3 डायमेंशन का हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमें पता चल गया कि 3 डायमेंशन है। कहने का मतलब ये है कि जब W1 को स्पैन करने वाले जो वेक्टर हैं और W2 को स्पैन करने वाले जो वेक्टर हैं उसको हम लोग एक सेट के रूप में लिखें तो 3 Li वेक्टर बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। हमने ये क्यों किया, ताकि हम लोग चेक कर सकें कितने Li वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमें पता चला कि 3 Li वेक्टर हैं। तो वो 3 Li वेक्टर जो होंगे वो क्या करेंगे, W1 प्लस W2 को स्पैन करेंगे और उसका डायमेंशन हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि W1 प्लस W2 का डायमेंशन कितना होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन का डायमेंशन निकालेंगे। तो हमने एक क्लास में एक रिजल्ट पढ़ा था कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ
W1 इंटरसेक्शन W2। तो W1 प्लस W2 कितना है, 3 है, इक्वल टू 2 है, प्लस 2 है, माइनस इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2। इसका मतलब इंटरसेक्शन का डायमेंशन कितना हो गया, W1 इंटरसेक्शन W2 1 डायमेंशन हो गया। इसका मतलब जो W1 सब स्पेस है और W2 सब स्पेस है, उसके इंटरसेक्शन का जो डायमेंशन होगा वो 1 डायमेंशन का होगा। लेकिन ये बोल रहा है इंटरसेक्शन जो होगा वो 0 सब स्पेस होगा, ये तो गलत हो गया। अब हमें एक चीज़ और पता चली कि W1 प्लस W2 जो है वो 3 डायमेंशन का है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि W1 प्लस W2 M2R के बराबर होगा और M2R का डायमेंशन कितना है, 4 है। इसका मतलब W1 प्लस W2 जो होगा वो 4 डायमेंशन होगा, तो ये भी गलत हो गया। अब ये बोल रहा है कि W1 प्लस W2 जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा M2R का, ये तो ट्रू है ना, क्योंकि W1 प्लस W2 क्या है, एक सब स्पेस है 3 डायमेंशन का M2R का, तो क्या होगा, प्रॉपर सब स्पेस हो जाएगा, तो ये सही हो गया। अब 0 जो स्पेस है ये जो प्रॉपर सबसेट ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब क्योंकि हमें पता है कि इंटरसेक्शन 1 डायमेंशन का है, तो इंटरसेक्शन का जो 1 डायमेंशन का सब स्पेस बनेगा, ठीक है, इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2, उसका 0 स्पेस जो होगा एक सब स्पेस होगा। तो कैसा सब स्पेस होगा, प्रॉपर सब स्पेस होगा, है ना, तो ये भी ट्रू है, तो इसका B और C ट्रू हो जाएगा हमारा। तो यहाँ तक का हमारा डिस्कशन था वेक्टर स्पेसेस के क्वेश्चन जो कि CSR नेट में पूछे गए हैं। आगे हम फिर देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डायगोनल एलिजिबिलिटी। सो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।